मुश्किल में मैं बढ़ा। पैसे नहीं थे, मेरे पिताजी हमेशा जेल में हुआ करते थे। वास्तव में ग्रोथ हो रही है तो नौकरी भी दिखनी चाहिए। नौकरी कहाँ है? के अनुसार जीडीपी ग्रोथ रेट हैज एक्सीलरेटेड in the period of neoliberalism, in the period since the 1990s. If you take 1991 until now, then the GDP growth rate appears to be higher than before. जैसे AI की बात चल रही है, artificial intelligence would have to be incorporated into your own production structure if you are going to remain competitive. तो फेल हो रहा है तो रिपोर्ट कार्ड को इस तरीके से चेंज कर दिया जाए कि A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, E ग्रेड, F ग्रेड, फेल लिखे ही नहीं। किसी गरीब को 100 रुपए देंगे तो 100 रुपए वो खर्चा करेगा। बिल्कुल। आप अगर 100 रुपए किसी अमीर को देंगे तो वो 50 रुपए पॉकेट में रखेगा, कहेगा कि मैं कल परसों स्पेंड करूंगा। इसलिए उसको इकोनॉमिस्ट कहते हैं सेविंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चैनल का नाम तो अब तक आप लोग को याद हो ही गया होगा, टी टॉक विथ एसपी। आज हमारे साथ हैं बहुत ही प्रसिद्ध इकोनॉमिक्स और राजनीतिक टिप्पणीकार प्रभात पटनायक जी। प्रभात पटनायक सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं शो स्टार्ट करने से पहले चाहूंगी कि सर का आशीर्वाद हम लोग पे बना रहे हैं। सर, आपका आशीर्वाद हम सबको चाहिए, मुझे ही नहीं, मुझे लगता है भारत के सारे युवा छात्र छात्राओं को आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। थैंक यू। तो अभी जो चर्चा हम करेंगे सर के साथ, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि सर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। सर जेएनयू में काम कर चुके हैं, उसके बाद विदेश कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपना योगदान भी दे चुके हैं। और सर के बारे में मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे लगता है सबको पता होगा। और थोड़ा सा सर भी अपने बारे में जानकारी देंगे कि वर्तमान में अभी क्या कर रहे हैं, और थोड़ा सा अपने संघर्ष और पीछे की जर्नी के बारे में भी बताएंगे। देखिए, मेरे जो पेरेंट्स थे वो फ्रीडम फाइटर्स थे, और तो मेरी जो बचपन में मुझे बहुत मुश्किल में मैं बढ़ा। पैसे नहीं थे, मेरे पिताजी हमेशा जेल में हुआ करते थे। तो देन आई गॉट ए स्कॉलरशिप टू गो टू ऑक्सफोर्ड। आई डिड माई PhD देयर। Then I was teaching for 5 years in Cambridge. Then I came back to JNU. Economic Center was just being started. हमारे colleague थे कृष्णा भारद्वाज, प्रोफेसर कृष्णा भारद्वाज, अभी उनकी डेथ हो गई। She started the Economic Center in JNU. So she got all of us to come and join the center, and so we were there in JNU from the very beginning of the center. And both my wife and I taught there, and we retired finally in 2010. After that, we are just kind of, doing our own work, own writing and so on. Okay. अभी आपके राइटिंग में लोगों को आपकी जानकारी लोगों तक पहुंचती रहे, इसलिए आप राइटिंग में आ गए, तो बहुत ही अच्छी बात है कि रिटायरमेंट के बाद भी आपका नॉलेज आप तक ही ना रह जाए, आगे भी लोगों को पहुंचे। अब मैं वर्तमान में जो देश की समस्याएं हैं, जो यूथ जिनसे जूझ रहे हैं, जो काफी सारे यूथ्स को जब मैंने मतलब मैसेज डाला, तो ये मेरे सवाल नहीं, ये तमाम उन यूथ्स के सवाल हैं जो आज की युवा पीढ़ी है, जो किसी DU में पढ़ रहे हैं, JNU में पढ़ रहे हैं, या कहीं बिहार में पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में किसी भी राज्य के अलग अलग लोगों का। तो उसका एक कलेक्शन मैंने बनाया है जो मैक्सिमम लोग पूछना चाह रहे थे, उसको मैंने लैंग्वेज दिया है। तो वही सारे क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल देख के उनके क्वेश्चन बोल रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे नहीं है, उन सबके ही है एक तरह से। और पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा लोगों का आया है, वो उन लोग का था कि भारत को जो है, हम लोग अभी कह रहे हैं कि भारत एक तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में आ रहा है, इसको हम लोग भी तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में गिन रहे हैं। लेकिन ये जो यूथ है, ये जो करोड़ों युवा हैं, वो पूछ रहे हैं कि बढ़ती अर्थव्यवस्था तो है, लेकिन अगर ग्रोथ हो रही है, वास्तव में ग्रोथ हो रही है, तो नौकरी भी दिखनी चाहिए। नौकरी कहाँ है? क्या भारत की GDP और ग्राउंड रियलिटी के बीच एक बड़ा डिस्कनेक्ट तैयार हो चुका है? नहीं, ऐसा है कि आप अगर देखेंगे मैथमेटिकली, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट दो चीजों पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट एंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट माइनस द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी हमारे यहाँ GDP ग्रोथ रेट, गवर्नमेंट एस्टिमेट्स के अनुसार GDP growth rate has accelerated
in the period of neoliberalism, in the period since the 1990s, if you take 1991 until now, then the GDP growth rate appears to be higher than before. Okay, yes. but the rate of growth of labor productivity has also increased greatly, क्योंकि आपको competitive रहना चाहिए. पहले ours was a protected economy, while now the degree of protection is much less. So you have to remain competitive, you have to capture export markets and so on, because of which you have to introduce टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, जो भी लेटेस्ट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, सभी को यू हैव टू एक्चुअली इनकॉर्पोरेट इनटू योर ओन प्रोडक्शन स्ट्रक्चर. अभी जैसे एआई की बात चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वुड हैव टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू योर ओन प्रोडक्शन स्ट्रक्चर इफ यू आर गोइंग टू रिमेन कॉम्पिटिटिव. तो इसीलिए under this kind of a strategy of growth, the rate of growth of labor productivity also increases greatly. तो आप अगर दोनों का डिफरेंस लेंगे, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट माइनस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, जो कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, दैट इज एक्चुअली लोअर टुडे देन इट वाज इन द प्री नियोलिबरल पीरियड. जब हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कम था, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा was growing much faster. Abhi our GDP growth rate has increased, but employment is growing much slower, which is why people sometimes refer to this as jobless growth. मुझे लगता है that you see with this kind of a growth strategy, no matter what you do, unemployment जैसे कि जैसा है वैसा ही रहेगा. That it is very difficult to get rid of unemployment, because people say that even in China, which has been the most outstanding success of outward oriented growth rate, export led growth rate, even in China people say there is significant unemployment. They don't have data of the kind that we have in India, but nonetheless this is what people say. So this whole idea of getting rid of unemployment through an even higher growth rate is something which really doesn't work, because this is jobless growth. To have even higher growth rate, you have to have even higher rate of growth of labor productivity. Okay, in which case employment growth बहुत ही कम होगा. तो इसीलिए I think this whole strategy of growth is wrong. Okay. I believe इससे unemployment problem का हल नहीं होगा. Okay, तो आपके हिसाब से क्या सजेशन होना चाहिए? You see, आप अगर अभी देखेंगे, एवरीबॉडी इज सेइंग कि भाई बंगाल में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो यू इनवाइट multinational corporation, invite Adani, invite Tatas in order to invest. Kerala में बढ़ाना है तो करिए, कर्नाटका में बढ़ाना है तो करिए. Now the point is that this idea that if there is more investment, there would be more employment. Maybe in a particular state that may be true, but on the other hand, taking the country as a whole, that is not necessarily true. क्योंकि आप अगर टाटास को बंगाल में बुलाते हैं तो टाटास उत्तराखंड नहीं जाएंगे, तो फिर आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वो उनके यहाँ घटेगा. Okay, so if you are thinking in terms of what exactly can be done, you see there are two constraints on employment. एक है that you see, एक है the level of capital stock. आपके यहाँ अगर 100 रुपए के कैपिटल स्टॉक है, अब पूरा कैपिटल स्टॉक, उसमें आप 60 लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं, लेटर से. तो द होल assumption behind the current employment strategy is that you increase the level of capital stock. ज्यादा इन्वेस्टमेंट करिए, अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर ज़्यादा कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा, तो फिर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. आई डोंट थिंक द कंस्ट्रेंट ऑन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया is in fact the shortage of capital stock. I think fundamentally what is happening is that there are large numbers of jobs which are available but remain unfulfilled, unfilled. Okay. लोग कहते हैं कि स्कूल टीचर्स में 1 million jobs in government school teaching establishments are left vacant. Okay. So and why are they left vacant?
they are left vacant because of the fact कि आपके पास government says हमारे यहाँ fiscal strain है, we don't have enough resources. Why don't we have enough resources? Because we don't tax the rich. Why don't we tax the rich? Because we want them to invest so that the capital stock rises. Okay, so the point is that because of a wrong analysis of the unemployment scenario, we are actually compounding the unemployment problem. ओके सो सारा मैटर एनालिसिस का है, Yeah. हमें एनालिसिस की तरफ ध्यान देना चाहिए। Exactly. अच्छा, अगला सवाल भी जो है कुछ इस तरह का ही है कि ये लोग बोल रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ को, मतलब हम लोग भी मानते हैं जीडीपी ग्रोथ जो है वो विकास का सूचक है, तो ये यूथ आज के जो हैं वो जानना चाह रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ को विकास मान लेना क्या भारत की सबसे बड़ी नीतिगत भूल है? अगर नहीं तो एक आम नागरिक के जीवन में वास्तविक विकास को मापने का सही पैमाना मतलब क्या होना चाहिए? किस तरीके से हम ग्रोथ को रियल में मापे? और रोजगार, स्वास्थ्य, आय, शिक्षा, जीवन की गुणवत्ता, मतलब किस चीज से हम वास्तव में ग्रोथ को कंपेयर करें, समझे? जी हाँ, जीडीपी के ऊपर एम्फेसिस देना गलत है। अच्छा, ये हमने अभी अभी शुरू किया है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। जब मैं स्टूडेंट था तो हम पहले लिखते थे भाई जीडीपी में क्या खराबी है, भाई जीडीपी अगर आप देखना है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन की कैसा है उसको भी देखना चाहिए, उसका कितना हिस्सा गरीबों के पास जाता है उसको भी देखना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो जीडीपी ग्रोथ के ऊपर एक्सक्लूसिव एम्फेसिस देना गलत है, और ये एक नया फैशन शुरू हुआ है आजकल, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, अब द रियल मेजर ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, कॉमन पीपल। ओके, हमारे यहाँ अब देखिए, अभी आप अगर टॉप 1% का शेयर देखें नेशनल इनकम में, अराउंड द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 12% था, यानी कि ऊपर के जो 1% लोग हैं उनका शेयर इन नेशनल इनकम वाज 12%। वो घट के 6% हुआ बाय 1982। उसके बाद बढ़ के अभी 22.6% है फॉर द लेटेस्ट ईयर 2022-23, विच इज द हाईएस्ट इन द लास्ट 100 years। पिछले 100 सालों में टॉप 1% का शेयर इन नेशनल इनकम इतना ज्यादा कभी नहीं था। ओके, सो देयर हैज बीन एन इनॉर्मस इंक्रीज इन economic inequality, in income inequality, in wealth inequality, because of which the bulk of the ordinary people, they don't see as much improvement in their living standards. Employment भी नहीं बढ़ रहा है, income भी नहीं बढ़ रहा है, so they don't see as much improvement in their living standards as the GDP growth would suggest. GDP growth कहेगा कि भाई आप तो 6%, 7% ग्रो कर रहे हैं, तो it should be coming to everybody, but it doesn't come to everybody. तो कहीं ना कहीं ऐसा सर्वे होना चाहिए कि पर पर्सन इनकम जीडीपी की जगह पर पर्सन कैपिटा कितना। हाँ, नहीं, हमारे यहाँ वो नेशनल सैंपल सर्वे जो है प्रोफेसर महालनोबिस ने शुरू किया था। नेशनल सैंपल सर्वे में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को सर्वे करते हैं। ओके, अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से लोग फिर एस्टिमेट करते हैं कि इतना हो, इनइक्वालिटी कितना बड़ा है, कितना नहीं बड़ा है, वगैरह वगैरह। तो अगर आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखें तो आप देखें कि इन रियल टर्म्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द बल्क ऑफ द पीपल हैज नॉट इंक्रीज्ड। ओके, और अभी भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द रिच इज इन फैक्ट naturally greater in per capita terms than consumption expenditure of the poor, लेकिन consumption expenditure of the poor in real terms has not increased as much. Okay, in fact आप अगर न्यूट्रिशन के बेसिस पर देखें, न्यूट्रिशन, ओनली न्यूट्रिशन, दैट मीन्स कितने कैलोरीज मिलते हैं डेली। ओके, हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन जो पहले हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन ने 1973-74 जब पॉवर्टी स्टडीज शुरू हुए, प्लानिंग कमीशन ने कहा कि अगर शहर में anybody has a per capita calorie intake of 2100 per day every day, then we'll call him poor. If anybody has a per capita calorie intake
of less than 2200. पहले कहा था 2400, लेकिन later on in making calculation they brought it down to 2200. If anyone has a per capita calorie intake less than 2200 per person per day, we'll call him poor. आप अगर उस criterion से देखेंगे, then during this entire period, समझ लीजिए between let's say 1993 जब neoliberal strategy शुरू हुआ and 2019-20, in rural India there has been an enormous increase in poverty on that criterion. Poverty in rural India was 58% in 1993-94. यानी कि 58% of rural population did not have 2200 calories per person per day. In 2017-18, the proportion of rural population that didn't have 2200 calories per person per day was 80%. 80%. The data was so embarrassing that the government actually withdrew the data. Okay, and they changed the method of data collection, because of which now difficult to compare the subsequent year with what had happened in the past. But the point is that fundamentally, even poverty in absolute terms, ये absolute poverty के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, which is nutritionally defined, has increased. Okay, so the basic point I'm making is that the fruits of GDP growth have been so unequally distributed that really not only do you have unemployment continuing, even worsening, but what is, I mean, jobless growth जिसको कहते हैं, and also at the same time the benefits of GDP growth have not gone down to the poorer segment. तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जो इस तरह से गवर्नमेंट डेटा कैलकुलेट करने का तरीका चेंज कर दे रही है, तो जनता एक तरह से मूर्ख बन रही है? देखिए, वो एवरी गवर्नमेंट वांट्स टू प्रेजेंट इटसेल्फ इन अ गुड लाइट. तो अगर डेटा दिखाता है कि वो खराब है, तो नेचुरली द गवर्नमेंट ट्राइज टू चेंज द डेटा मेथड. करना नहीं चाहिए. तो इस तरह से तो मतलब एक तरह से कि बच्चा अगर फेल हो रहा है तो रिपोर्ट कार्ड को इस तरीके से चेंज कर दिया जाए कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, एफ ग्रेड, फेल लिखे ही नहीं. जी हाँ, ऐसा ही होता है. होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा ही होता है. तो पॉलिटिक्स में होता है. कभी तो सिचुएशन आएगा कि जो क्रैश कर जाएगा सब कुछ. No, I mean, I think situation is very bad, particularly now, क्योंकि two reasons. पहली बात तो ये है कि आप अगर देखें the entire जो neoliberal strategy, नया उदारवाद, वो जो न्यूलिबरल स्ट्रेटजी से हमारे यहाँ सिर्फ नहीं, सारी दुनिया में देयर हैज़ बीन सच एन इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी एंड वेल्थ इनइक्वालिटी. हमारे यहाँ ज़्यादा हुआ है, लेकिन हर जगह देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी. जब इनकम इनइक्वालिटी बढ़ता है तो डिमांड उस तरह से नहीं बढ़ता, क्योंकि अगर आप किसी गरीब को 100 रुपये देंगे तो 100 रुपये वो खर्चा करेगा. बिल्कुल. आप अगर 100 रुपये किसी अमीर को देंगे तो वो 50 रुपये पॉकेट में रखेगा, कहेगा कि मैं कल परसों स्पेंड करूंगा. इसीलिए उसको इकोनॉमिस्ट कहते हैं सेविंग. तो वो सेविंग ज्यादा करेगा. तो इसीलिए जब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन खराब होता है तो डिमांड उस तरह से नहीं बढ़ता है जैसे कि इनकम बढ़ रहा है. Okay. तो इसीलिए जब डिमांड नहीं बढ़ता तो चीजें नहीं बिकती हैं. अगर चीजें नहीं बिकती हैं तो चीजें प्रोड्यूस नहीं होती है. तो हमारे यहाँ सारी दुनिया में द डेकेड स्टार्टिंग फ्रॉम 2010, आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर कोविड के बाद तो ठीक है, यू नो, एवरीबॉडी नोज कि ग्रोथ इतना नहीं हुआ है, स्लो हुआ है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द डेकेड बिटवीन 2010 and 2020 was the lowest rate of growth in the world economy over any decade since the Second World War. 10 to 20? 10 to 20, हाँ. Before COVID. Okay, it's the lowest rate of growth in the world economy since the Second World War. आप अगर decade by decade compare करेंगे तो it was the lowest rate of growth. तो growth slow हो रहा है, stagnation बढ़ रहा है, उससे फिर employment और भी खराब होगा. Okay,
second thing which is happening is that now because of this जो advanced countries particularly United States है, United States कहता है कि देखिए अगर हमारे यहाँ ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो हम आपके यहाँ अपना अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, कैसे करते हैं कि हम आपसे जो खरीदते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ बिठाएंगे, जो कि ट्रम्प ने अभी किया था। हाँ, एग्जैक्टली। तो हम उतना बेच नहीं सकते उनके मार्केट में, तो यानी कि उनके यहाँ डिमांड बढ़ेगा, हमारे यहाँ डिमांड घटेगा, तो उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, हमारे यहाँ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट घटेगा। सो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट। उसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं बेगर द नेबर पॉलिसी, कि आप अपने नेबर, आपके जो पड़ोसी हैं, उसको भिखारी बना दें। हाँ, अपने मटेरियल तो ये जो अभी हमारे चीजों पे बैन लगा रहे हैं, चावल हो, आम हो, कुछ जैसे कि जापान और नेपाल ने आम पे लगाया, चाइना ने और किसी एक कंट्री ने चावल पे लगाया, तो ये सब भी क्या इसी राजनीति का पार्ट है? अभी बिकॉज द वर्ल्ड इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन, देयर इज एन एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ एवरी कंट्री, बट द पॉइंट इज दैट द एफर्ट दैट रियली इज मोस्ट नोटिसेबल इज बाय अमेरिका। वो ट्रम्प ने अभी इतने हाई टैरिफ्स बिठाए हैं, उसके बाद ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई आपको टैरिफ अगर कम करना है तो आप हमारे वो अनइक्वल एक ट्रेड ट्रीटी अभी साइन हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, दैट इज सपोज्ड टू बी एन अनइक्वल ट्रीटी। व्हाई अनइक्वल? दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि on average America would have much higher tariffs on Indian goods than India can have on American goods. Secondly, अमेरिका कह रहा है कि भाई आप next 5 years you have to buy $500 billion of our goods. Okay, yeah. Now that means $100 billion every year on average. अभी हम अमेरिका से $40 billion per year import करते हैं, तो यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई हमसे 2.5 गुना खरीदो। This is part of a trade treaty, so it is exactly what is called an unequal treaty. So that is going to hurt us, and I think what they are doing to India, they'll also do to other countries of the globe. तो ये तो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी या कूटनीति की विफलता के रूप में से देखा जाएगा, अगर इस तरीके का डील हम साइन कर रहे हैं जिस भी कारण से। बिल्कुल, हमें ये साइन नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें ट्रम्प को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। हमारी सरकार इज नॉट प्रिपेयर्ड टू कन्फ्रंट ट्रम्प, तो इसीलिए, बट हमें कन्फ्रंट करना पड़ेगा, बिकॉज यू सी वर्ल्ड इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन, बिकॉज द वर्ल्ड इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन, कॉन्फ्लिक्ट्स आर गोइंग टू इंक्रीज बिटवीन कंट्रीज। जिसके पास ज्यादा जोर है, that country is going to impose these kinds of conditions on other countries, exporting unemployment. So if we are going to prevent that kind of an export of unemployment, we have to confront these countries. Okay, so that is what is required of the government. We should not sign unequal treaties. अच्छा, एक चीज और भी देख रहे हैं कि मतलब पहले था कि कोई भी जॉब के लिए क्राइटेरिया, उस हिसाब से लोग, मतलब क्राइटेरिया तो चलिए मिनिमम 10th पास, बहुत सारे लोअर जो, लेकिन एक लेवल के लोग अप्लाई करते थे। आजकल हम अगर देखें सरकारी किसी प्यून या चपरासी, आए दिन न्यूज़पेपर में आते हैं, उसमें पीएचडी होल्डर भी अप्लाई कर रहे हैं, या लोग भी अलग अलग फील्ड, मतलब उनको कुछ इन्हें जो भी जॉब है मिल जाए। प्राइवेट में सेक्टर में भी लोग भरसटाए, कुछ लोग इसे अच्छा भी मान रहे हैं कि पर्सन भरसटाइल है, कुछ भी तो कर रहा है। लेकिन अगर इसको मतलब आज के जो हम मतलब परिप्रेक्ष्य में देखें, जो आज के जो डिग्रीधारी युवा हैं, वो इसको कहीं ना कहीं रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसको एक तरह से हम देखें तो मतलब ये जो हमारा एक मॉडल था एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट, क्या ये कहीं इस चीज को फेल होते हुए नहीं दिखा रहा है? बिल्कुल। और दूसरा चीज, अगर ये फेल है, अगर ये सफल नहीं रहा एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट, तो इसके पीछे हम किस चीज को जिम्मेदार माने, कि जो शिक्षा व्यवस्था है हमारी, या फिर उद्योग है, या फिर सरकारी नीति? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, देखिए, जो जॉब्स क्रिएटेड हो रहे हैं, पहली बात तो ये है कि नॉट इनफ जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड। सेकेंडली, if the jobs are being created, then of course education system should be catering to these jobs. आप कह सकते हैं कि education system is not catering to these kinds of jobs. खैर, मेरी राय में education का purpose सिर्फ jobs नहीं है, education का purpose is much wider. दुनिया को समझना, दुनिया को to cope with the world.
ओके सो एनीवे बट दैट्स अ सेपरेट मैटर। मैं यूनिवर्सिटी में सारी जिंदगी मैंने पढ़ाया है, तो इसीलिए आई थिंक ऑफ एजुकेशन इन मच वाइडर टर्म्स टू क्रिएट बेटर ह्यूमन बीइंग्स। ओके, खैर उसको छोड़िए, बट द पॉइंट इज दैट फंडामेंटली आई थिंक नॉट इनफ जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड, particularly educated unemployment बढ़ रहा है, particularly. In fact, I think आज के पेपर में ही है कि 1 in 3 educated unemployed, you know, 1 in 3 jobs are not even being filled. Yes. Okay. Now the point is, मैंने कहा कि you know school teachers की बात मैंने, similarly in many spheres jobs remain unfilled. There are people unemployed, jobs remain unfilled, and the reason jobs remain unfilled is because the government claims it doesn't have enough resources, because it doesn't tax enough. Okay, देखिए, now the top 1% of the country controls 40% of the country's total wealth. Top 1% controls 40% of the country's total wealth. उनके ऊपर कोई टैक्स, देयर इज नो वेल्थ टैक्स इन द कंट्री। ओके, नॉट ओनली इज देयर नो वेल्थ टैक्स, लोन भी माफ हो जाते हैं ऐसे लोगों लोन भी माफ हो जाते हैं। नॉट ओनली इज देयर नो वेल्थ टैक्स, एक दूसरी बात, बहुत अहम बात है कि जो लोग कैपिटलिस्ट सिस्टम के समर्थक हैं, वो क्या कहते हैं, भाई कैपिटलिस्ट को ज्यादा इनकम क्यों मिलता है, उनको ज्यादा वेल्थ क्यों मिलता है, उनमें कोई स्पेशल क्वालिटी है। ओके, बिकॉज ऑफ दैट स्पेशल क्वालिटी, आप उसको किसी भी नाम से कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है या वॉट एवर यू कॉल। तो मतलब गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्किल्स, इतने चीजें कहते हैं कि ये योजना कुछ ऐसा क्यों नहीं गवर्नमेंट स्टार्ट कर सकती ना, कि वो जो स्पेशल क्वालिटी है वो एक गांव के गरीब बच्चे के अंदर भी आ जाए, डेवलप हो जाए 10 साल के बाद। नहीं, सुनिए, सपोज वी एक्सेप्ट द स्पेशल क्वालिटी है, ओके, सपोज वी एक्सेप्ट दैट वो जमशेदजी टाटा में स्पेशल क्वालिटी था, लेकिन उसके बेटे में वो स्पेशल क्वालिटी क्या प्रूफ है? बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए all advanced countries, even capitalist countries, have very high inheritance taxation. यानी कि देखिए, if I die, then my wealth does not go to my children. The state takes away a part of it. In death duty जिसको कहते हैं, in Japan 55% of the wealth would go to the state. Even in the US and UK, 40% of the wealth goes to the state. Okay, हमारे यहाँ zero inheritance taxation. Okay, in other words, even by capitalist logic, जो टैक्सेशन होना चाहिए वो भी हमारे यहाँ नहीं है। तो अगर आप टैक्स नहीं करेंगे तो नेचुरली देयर इज नॉट इनफ रिसोर्सेज फॉर यू टू फिल अप दिस जॉब्स व्हिच आर लाइंग वेकेंट। सो वी हैव दिस वेरी पिक्यूलियर सिस्टम। देयर इज एजुकेटेड आम पब्लिक जो साधारण कमाने वाले लोग हैं, चले उनका मतलब एक तरह से आप देखिए कि दिल्ली मुंबई में अगर कोई 1 लाख 2 लाख महीने भी कमा रहा है, पूरी फैमिलीज पे 5 लोग 6 लोग मेंबर अगर डिपेंडेंट हैं, तो बहुत ज्यादा वो अर्निंग नहीं हुई, तो उनको तमाम तरह के टैक्स देने पड़ रहे हैं, जीएसटी से लेके इनकम टैक्स से लेके, एब्सोल्युटली, एंड पर्टिकुलरली इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जीएसटी वगैरह। तो हमारे यहाँ द टैक्स बर्डन फॉल्स ऑन द मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल बट नॉट ऑन द रिच। आपने जैसे कहा उनको लोन्स भी माफ किया जाता है। तो ये बिल्कुल, दिस इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट व्हिच आई बिलीव इज कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, और जब तक ये स्ट्रेटेजी चलेगा अनएम्प्लॉयमेंट चलेगा। मतलब ये स्ट्रेटेजी में अनएम्प्लॉयमेंट घटने की कोई उम्मीद नहीं करेगा, कोई उम्मीद नहीं है मेरी राय में। जी। अच्छा, अगला सवाल जो मतलब ये मेरी तरफ से है, स्टूडेंट नहीं भेजा है मुझे, कि मतलब अभी आपने भी ये चीज कहा है कि जो कैपिटल है कंट्री का, देश की संपत्ति का जो हम देख रहे हैं, वो कुछ लोगों के हिस्से में आ रहा है। मतलब हम आप सब किसी का भी नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, बट जो है ना कुछ प्रतिशत लोगों के हाथ में देश की संपत्ति का पे है, वही मतलब रिच हैं, बाकी जो थोड़े थोड़े सबके पास है, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज अगर हम देखें तो कुछ लोगों के हाथ में आ जा रहा है। तो अगर ये कुछ लोगों के हाथ में ऐसे ही अगर सिमटते जाएगा तो क्या इसको ही हम विकसित भारत मान ले? ये कुछ लोगों का विकास माने या फिर ये भारत का विकास हो रहा है? नहीं,
ये विकसित भारत मेरी राय में ये विकसित भारत नहीं है। 19th सेंचुरी में एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे जॉन स्टुअर्ट मिल। उस जमाने में काफी बहस चल रहा था कि सारी दुनिया जो कहते हैं स्टेशनरी स्टेट माने जीरो ग्रोथ, लोगों को बड़ा डर था कि जीरो ग्रोथ में पहुंच जाएगा।